भारत और अमेरिका के बीच व्यापार में तनाव, ट्रंप ने लगाया 50% टैरिफ। डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में स्वीकार किया कि उनके फैसले से भारत और अमेरिका के संबंधों में खटास आई है। रूस से तेल खरीदने के कारण भारत पर 50% का टैरिफ लगाया गया, जिसकी वजह से दोनों देशों के रिश्ते खराब हुए हैं। ट्रंप ने कबूला टैरिफ का बुरा असर। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने फॉक्स न्यूज को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि उन्होंने भारत पर 50% का टैरिफ इसलिए लगाया क्योंकि वो रूस से तेल खरीद रहा था। उन्होंने ये भी माना कि इस कदम से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ गया है और भारत में अमेरिका का विरोध हो रहा है। व्यापार समझौते पर अटकी बात। ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद से भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति नहीं बन पा रही है। अमेरिका चाहता है कि भारत खेती और डेयरी जैसे क्षेत्रों को अमेरिकी कंपनियों के लिए खोले, तभी टैरिफ को कम किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार करीब $190 बिलियन का है। टैरिफ का इतिहास। अमेरिका ने पहले भारत पर 25% का टैरिफ लगाया था, जिसे बाद में बढ़ाकर 50% कर दिया गया। ये नया टैरिफ 27 अगस्त से लागू हुआ था। ट्रंप ने कहा है कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मामले पर बात करने की सोच रहे हैं और दोनों देशों के बीच जल्द ही कोई व्यापार समझौता हो सकता है। 2027 में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा पाकिस्तान। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने घोषणा की है कि पाकिस्तान 2027 में शंघाई सहयोग संगठन SCO के अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये घोषणा उन्होंने रावलपिंडी में एक सड़क विकास परियोजना के उद्घाटन के दौरान की। हालांकि उन्होंने शिखर सम्मेलन की सटीक तारीख के बारे में कुछ नहीं बताया। यह घोषणा चीन के तियानजिन में हाल ही में हुए SCO शिखर सम्मेलन के 2 सप्ताह बाद की गई है। तियानजिन में हुए सम्मेलन में SCO सदस्य देशों ने पहलगाम आतंकी हमले की कड़ी निंदा की थी। इस हमले में 26 लोग मारे गए थे। उस सम्मेलन में सदस्य देशों ने भारत के इस रुख का भी समर्थन किया था कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में दोहरे मानदंड स्वीकार्य नहीं हैं। समूह ने पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हुए आतंकवादी हमलों, जैसे कि खुजदार और जाफर एक्सप्रेस पर हुए हमलों की भी निंदा की थी। इससे पहले पाकिस्तान ने 2024 में SCO की सरकार प्रमुखों की परिषद के शिखर सम्मेलन की मेजबानी की थी। उस समय शहबाज शरीफ ने क्षेत्र की सामूहिक कनेक्टिविटी क्षमता में निवेश करने का आह्वान किया था। SCO की स्थापना जून 2001 में शंघाई में हुई थी। शुरुआत में 6 संस्थापक सदस्यों के साथ शुरू हुआ ये संगठन अब 26 देशों का एक बड़ा परिवार बन गया है, जिसमें 10 सदस्य, 2 पर्यवेक्षक और 14 वार्ता साझेदार शामिल हैं। ये संगठन एशिया, यूरोप और अफ्रीका तक फैला हुआ है। यहाँ फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र में हुई वोटिंग पर एक संक्षिप्त कहानी है। 2 राष्ट्र, एक सपना, फलस्तीन के लिए नई उम्मीद। संयुक्त राष्ट्र महासभा का माहौल शुक्रवार को बेहद तनावपूर्ण था। 193 सदस्य देशों की नज़रें एक ही प्रस्ताव पर टिकी थीं, अलग और स्वतंत्र फलस्तीन राष्ट्र की स्थापना। ये केवल एक प्रस्ताव नहीं था, बल्कि दशकों से चल रहे एक संघर्ष के शांतिपूर्ण समाधान की ओर एक महत्वपूर्ण कदम था। जैसे ही वोटिंग शुरू हुई, समर्थन और विरोध के बीच की खाई साफ दिखने लगी। कुल 142 देशों ने इस प्रस्ताव के पक्ष में वोट किया। इन देशों में भारत, चीन, रूस, सऊदी अरब, यूक्रेन और प्रमुख यूरोपीय देश जैसे फ्रांस, जर्मनी और UK शामिल थे। इन देशों का मानना था कि शांति और स्थिरता का एकमात्र रास्ता 2 राष्ट्र समाधान ही है, जहां इजराइल और फलस्तीन शांतिपूर्ण तरीके से एक दूसरे के बगल में रहें। लेकिन इस प्रस्ताव का विरोध करने वालों की भी एक छोटी लेकिन मुखर आवाज थी। अमेरिका और इजराइल समेत 10 देशों ने इसके खिलाफ वोट किया। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने पहले ही साफ कर दिया था कि फलस्तीनी राष्ट्र कभी नहीं बनेगा। उनके बयान और इजरायली बस्तियों के विस्तार की योजना ने इस विवाद को और गहरा कर दिया था। ये प्रस्ताव ऐसे समय आया है जब दुनिया की नज़रें 22 सितंबर को न्यूयॉर्क में होने वाली एक और अहम बैठक पर हैं। फ्रांस, नॉर्वे, स्पेन और आयरलैंड जैसे देश इस बैठक में फलस्तीन को औपचारिक रूप से राष्ट्र का दर्जा देने पर विचार कर रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने भी कहा कि मध्य पूर्व में शांति के लिए 2 राष्ट्र समाधान ही सबसे जरूरी है। 7 पन्नों का यह दस्तावेज केवल राजनीतिक प्रस्ताव नहीं, बल्कि शांति का एक खाका था। इसमें गाजा में जंग खत्म करने, हमास को भविष्य के नेतृत्व से बाहर करने और सभी फलस्तीनी समूहों से हथियार डालने की अपील की गई थी। इस वोटिंग ने फलस्तीन के लिए एक नई उम्मीद जगाई है। ये दिखाता है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का एक बड़ा हिस्सा अब शांतिपूर्ण समाधान चाहता है, ताकि इजराइल और फलस्तीन दोनों के लोग सम्मान और सुरक्षा के साथ जीवन जी सकें। हालांकि रास्ता अभी भी बहुत लंबा है, लेकिन शुक्रवार को डाला गया हर एक वोट उस सपने को साकार करने की दिशा में एक छोटा पर महत्वपूर्ण कदम था। नेपाल में नई सरकार का गठन। PM मोदी ने सुशीला कार्की को दी बधाई। नेपाल में हाल ही में हुए जनरेशन Z विद्रोह के बाद राजनीतिक उथल-पुथल देखने को मिली, जिसके परिणामस्वरूप तत्कालीन प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा। इस संकट के बाद नेपाल को एक नई दिशा देने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन हुआ। इस नई सरकार की बागडोर पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की ने संभाली है।
सुशीला कार्की को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने का निर्णय एक सर्वसम्मत फैसला था, जिसे प्रदर्शनकारी समूहों और काठमांडू के मेयर बालेंद्र शाह ने भी स्वीकार किया। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने शीतल निवास में आयोजित एक समारोह में उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कार्की और सेना प्रमुख अशोक राज सिंगडेल के बीच कई महत्वपूर्ण बैठकों के बाद ये नियुक्ति की गई। भारत की पहली प्रतिक्रिया और पीएम मोदी का संदेश। नेपाल में नई सरकार के गठन के बाद भारत ने भी अपनी पहली प्रतिक्रिया दी। भारत के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर इस नई अंतरिम सरकार का स्वागत किया और उम्मीद जताई कि इससे नेपाल में शांति और स्थिरता को बढ़ावा मिलेगा। मंत्रालय ने यह भी कहा कि भारत एक करीबी पड़ोसी के रूप में नेपाल के लोगों की भलाई और समृद्धि के लिए उनके साथ मिलकर काम करना जारी रखेगा। इस बीच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सुशीला कार्की को बधाई देने में देर नहीं की। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा, नेपाल की अंतरिम सरकार की प्रधानमंत्री के रूप में पद ग्रहण करने पर माननीय सुशीला कार्की जी को हार्दिक शुभकामनाएं। नेपाल के भाई बहनों की शांति, प्रगति और समृद्धि के लिए भारत पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। सुशीला कार्की की पहली चुनौतियां। प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद सुशीला कार्की को 6 महीने के भीतर आम चुनाव कराने का निर्देश दिया गया है। अपने कार्यकाल के पहले निर्णय के रूप में उन्होंने प्रतिनिधि सभा को भंग कर दिया, जो कि एक महत्वपूर्ण कदम है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि उनकी नेतृत्व में नेपाल किस दिशा में आगे बढ़ता है और देश में शांति और स्थिरता कैसे बहाल होती है। यहाँ एशिया कप में भारत पाकिस्तान मैच से संबंधित एक काल्पनिक कहानी दी गई है। एशिया कप, खामोश दुबई और एक अनकहा बायकाट। दुबई के क्रिकेट स्टेडियम में माहौल हमेशा की तरह गर्म था। भारत और पाकिस्तान का मैच, क्रिकेट जगत का सबसे बड़ा मुकाबला, बस कुछ ही घंटों दूर था। दर्शक दीर्घा में सीटों पर भारत और पाकिस्तान के झंडे लहरा रहे थे, ढोल नगाड़ों की गूंज हवा में घुल रही थी और हर कोई उस रोमांचक भिड़ंत का इंतजार कर रहा था। लेकिन इस बार कुछ अलग था। एक अजीब सी खामोशी, एक अदृश्य अनुपस्थिति थी, जिसे सिर्फ वे ही महसूस कर सकते थे जो इस माहौल के आदी थे। वीआईपी गैलरी में, जहां आमतौर पर बीसीसीआई के बड़े अधिकारी, राज्य संघों के प्रतिनिधि और भारतीय क्रिकेट के दिग्गज अपनी मौजूदगी से रौनक बढ़ाते थे, वहां इस बार कुर्सियां खाली थीं। कोई उत्साहपूर्ण मुस्कान नहीं, कोई हाथ मिलाना नहीं, कोई कैमरे के सामने पोज देना नहीं। ये बीसीसीआई का अदृश्य बायकाट था। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर की खबरें भारत के हर घर तक पहुंच चुकी थीं। देश में पाकिस्तान के प्रति गुस्सा और विरोध चरम पर था। ऐसे में बीसीसीआई के अधिकारियों ने इस हाई वोल्टेज मैच से दूरी बनाए रखना ही उचित समझा। ये एक मौन विरोध था, एक संदेश था कि भले ही खेल के मैदान पर दोनों देश आमने सामने हों, लेकिन देश की भावनाएं सर्वोपरि थीं। पिछली बार जब दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी में भारत पाकिस्तान का मैच हुआ था, तो बीसीसीआई के तमाम शीर्ष पदाधिकारी और कई राज्य क्रिकेट बोर्डों के प्रतिनिधि यहां मौजूद थे। हर कोई जीत का जश्न मनाने के लिए उत्सुक था। लेकिन इस बार स्थिति बिल्कुल उलट थी। रोजर बिन्नी, जो अब अध्यक्ष नहीं थे, देवजीत सैकिया, आईपीएल चेयरमैन अरुण सिंह धूमल, कोषाध्यक्ष प्रभुतेज भाटिया और संयुक्त सचिव रोहन देसाई, किसी का भी दुबई आने का कार्यक्रम नहीं था। उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला, जो एशियाई क्रिकेट परिषद एसीसी के कार्यकारी बोर्ड सदस्य भी थे, शायद भारत की जीत के बाद ही कैमरे पर दिखाई देते। और तो और बीसीसीआई के पूर्व सचिव और आईसीसी के चेयरमैन जय शाह ने भी इस समय अपने दुबई ऑफिस की जगह अमेरिका में किसी बैठक में शामिल होने का निर्णय लिया था। एक अधिकारी ने अपनी पहचान गुप्त रखते हुए कहा, सरकार से अनुमति मिलने के बाद हम इस मैच को जरूर करा रहे हैं, लेकिन वहां जाकर कैमरे के सामने कोई नहीं आना चाहता, क्योंकि इससे हमारे विरुद्ध माहौल बनाने की कोशिश की जाएगी। यह बात देश की भावनाओं के प्रति सम्मान और अपनी जिम्मेदारियों को समझने का प्रमाण थी। सुप्रीम कोर्ट में इस मुकाबले को रोकने की अपील की गई थी, लेकिन कोर्ट ने इस पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया था। भारत सरकार ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था कि पाकिस्तान के साथ कोई द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली जाएगी, लेकिन बहुदेशीय टूर्नामेंटों में भारत को खेलने की मंजूरी थी। जैसे जैसे मैच शुरू होने का समय नजदीक आया, मैदान में उत्साह तो था, लेकिन वीआईपी गैलरी की खाली कुर्सियां एक अलग कहानी कह रही थीं। ये सिर्फ एक क्रिकेट मैच नहीं था, ये देश की भावनाओं का प्रतिबिंब था। यह एक ऐसा मैच था जहां दर्शकों का जोश तो बुलंद था, लेकिन भारतीय बोर्ड के अधिकारियों का उत्साह फीका पड़ता दिख रहा था। ये एक अदृश्य बायकाट था, जो कह रहा था कि कुछ चीजें क्रिकेट से भी बढ़कर होती हैं। मैच शुरू हुआ और मैदान पर खिलाड़ी अपनी पूरी ताकत से खेल रहे थे, लेकिन दुबई के इस स्टेडियम में इस बार एक मौन संदेश भी गूंज रहा था। -देश पहले।